हेलो दोस्तों, आप सभी का आरपी एडू फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान की यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। यह मॉडल प्रश्न पत्र नए पाठ्यक्रम पर आधारित है और इससे बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस मॉडल प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले यह जो रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र होता है, इसके लिए बोर्ड द्वारा 3 घंटे 15 मिनट का समय निर्धारित रहता है और इसका पूर्णांक 70 अंक का होता है। अब यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश इसमें दिए गए हैं जिसको पढ़कर आप समझ सकते हैं। हम लोग इसमें सीधे प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा प्रश्न दिया गया है। तो सबसे जो पहला प्रश्न होता है यह बहुविकल्पी प्रकार का होता है, जिसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं प्रत्येक प्रश्न में और सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो इसका जो क खंड है उसमें दिया गया है फलक केंद्रित घनी तथा काय केंद्रित घनी व्यवस्था में रिक्त स्थान की प्रतिशतता क्रमशः होती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसे 30% व 26%, 26% व 32% और 32% व 48% और 48% व 26%। तो इसका सही विकल्प होता है सेकेंड, यानी 26% व 32%। अब इसका ख खंड है चीनी और जल के विलयन में चीनी का मोल प्रभाज 0.37 है, तो जल का मोल प्रभाज होगा। तो इसमें दिया गया है 0.067, 0.73, 0.18 और 0.63। तो इसका जो सही विकल्प है वह यह चौथा विकल्प सही है, 0.63, क्योंकि जो मोल प्रभाज होता है किसी विलयन का वह उसमें जितने अवयव रहते हैं उनका योगफल 1 के बराबर होता है। तो 1 में से सीधा इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाती है। तो ये उत्तर सही है। अब इसमें जो ग खंड है उसमें दिया गया है जब अभिकारक की सांद्रता दुगुना कर दिया जाता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल हो जाएगा। यानी जो अभिक्रिया है उसमें अभिकारक की सांद्रता अगर दुगनी कर दिया जाएगा तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या होगा। तो जो अर्ध आयुकाल होता है वह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए उसके प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो सांद्रता को अगर दुगना करेंगे तो अर्ध आयुकाल भी दोगुना हो जाएगा, मतलब इसका यह विकल्प सही होता है। अब इसमें घ खंड दिया गया है कोलाइडी विलयन का कौन सा गुण कोलाइडी कणों पर आवेश से स्वतंत्र होता है। यानी कोलाइडी कणों का कौन सा गुण है जो कोलाइडी कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें विकल्प दिया गया है स्कंदन, विद्युत कण संचलन, टिंडल प्रभाव और विद्युत परासरण। तो देखिए स्कंदन भी आवेश पर निर्भर करता है, विद्युत कण संचलन भी आवेश पर निर्भर करता है और विद्युत परासरण भी करता है, लेकिन टिंडल प्रभाव जो होता है यह कोलाइडी कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो यह तीसरा विकल्प इसका सही होगा। आगे इसमें अंगा खंड है एसीटोन तथा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के मध्य अभिक्रिया तथा प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन देता है। तो इसमें दिया गया है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल और आइसोब्यूटिल एल्कोहल। तो इसका सही विकल्प जो है वह सेकंड है, यानी तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, क्योंकि जब एस्टोन की क्रिया इसके साथ कराई जाती है तो उसमें इसकी डिग्री 1 बढ़ती है। तो पहले एस्टोन में जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसकी 2 डिग्री रहती है, तो यहाँ से जो मेथिल ए रहेगा वो भी जाके एस्टोन के कार्बन से लगेगा कार्बोनिल वाले, तो यहाँ पर ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल में बदल जाएगा जब उसका जल अपघटन कराया जाएगा। आगे इसका च खंड दिया गया है निम्न क्षारों में कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो इसमें इसका सही विकल्प है यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है वह डीएनए में नहीं पाया जाता है या केवल आरएनए में पाया जाता है, बाकी यह जो तीनों हैं या दोनों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरे का क दिया गया है कि एक तत्व सरल घनी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, इसका घनत्व 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके 200 ग्राम में 24 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित हैं, इसके कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आपको कोर की लंबाई यानी घनत्व का जो फार्मूला होता है उसको लगाकर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसमें इसका ख खंड है निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। यानी सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल होता है उसकी गणना करना है। तो यहाँ पर सेल बना के दिया गया है और इसमें जो सेल है उसका जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव इसमें दिया गया है। तो यह नर्स्ट का जो समीकरण होता है इसको लगाकर इसका कैलकुलेशन किया जाता है और इसको आप करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1.10 वोल्ट। अब इसके बाद यहाँ पर इसका ग खंड दिया गया है फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी जो फ्लोरीन होता है यह अपने वर्ग में पाए जाने वाले और तत्वों से असामान्य गुण प्रदर्शित करता है, तो उसी गुण को आपको लिखना है इसमें। और यह जो असामान्य गुण होता है यह मुख्य रूप से इसके आकार का छोटा होने के कारण होता है। इसका घ खंड है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर
विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? तो इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखनी है। और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब कॉपर को डाला जाता है तो कॉपर जो होता है वह Cu2+ के रूप में विलयन में चला जाता है, और जो Cu2+ होता है उसका रंग नीला होता है, जिसके कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो इतना इसमें लिखना है। तो यह जो दूसरा प्रश्न होता है, इसके प्रत्येक खंड जो होते हैं वह 2-2 अंक के होते हैं, और कुल मिलाकर इसमें 4 खंड होते हैं, तो कुल मिलाकर इसके लिए 8 अंक निर्धारित रहता है। अब यह जो तीसरा प्रश्न है, इसमें क खंड जो है इसके में दिया गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? यह प्रश्न 2 अंक का है। इसका ख खंड है, सबसे अधिक क्रियाशील अक्रिय गैस कौन सी है? इसके एक फ्लोराइड की संरचना की व्याख्या कीजिए। तो सबसे अधिक क्रियाशील अक्रिय गैस ज़ेनान होती है, और ज़ेनान के बहुत सारे यौगिक ज्ञात हैं, जिसमें आप ज़ेनान डाइफ्लोराइड, ज़ेनान टेट्राफ्लोराइड और ज़ेनान हेक्साफ्लोराइड को आप ले सकते हैं। तो किसी एक ज़ेनान के फ्लोराइड की संरचना की व्याख्या आपको करना है, तो आप इसमें कर सकते हैं। अब इसका जो ग खंड है तीसरे का, इसमें लिखा गया है कार्बिल एमीन परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? एक रासायनिक समीकरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो जो कार्बिल एमीन परीक्षण की सहायता से हम लोग 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन की पहचान करते हैं, और आगे इसमें आपको इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर मुख्य चीज़ है कि जो कार्बिल एमीन परीक्षण होता है इसको केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, जिसके कारण इस विधि से हम प्राथमिक एमीन की पहचान करते हैं, और इसमें एक बहुत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। अब यहाँ पर इसका घ खंड है, एल्किल क्लोराइड की जली KOH से अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनती है, लेकिन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में मुख्य उत्पाद एल्कीन बनती है। व्याख्या कीजिए। यानी जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया जली KOH के साथ कराई जाती है तो एल्कोहल बनती है, लेकिन जब एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो एल्कीन बनती है। इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो इसमें होता क्या है कि जब जलीय विलयन में KOH मिलाया जाता है तो KOH का पूरा आयनन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर K+ बनता है और OH- बनता है। यहाँ पर जो OH- होता है वह एक नाभिक रागी की तरह कार्य करता है, और जिसके कारण जब यह नाभिक रागी एल्किल क्लोराइड से क्रिया करता है तो यहाँ पर प्रतिस्थापन मुख्य उत्पाद होता है, और जिसके कारण यहाँ एल्कोहल बनता है। जबकि एल्कोहलिक KOH जो होता है, यहाँ पर जो OH होता है वह एल्कोहल से क्रिया कर जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन बन जाता है, और जो एल्कोक्साइड आयन होता है यह प्रबल क्षार होता है, और प्रबल क्षार होने के कारण जब वह एल्किल क्लोराइड से क्रिया करता है तो वहाँ पर विलोपन अभिक्रिया यानी निराकरण अभिक्रिया होने लगती है, और जिसके कारण यहाँ पर मुख्य उत्पाद एल्कीन बन जाता है। आगे यह जो प्रश्न है तीसरा, इसमें प्रत्येक खंड जो है वह 2-2 अंक का है, और कुल मिला के 4 खंड है, तो कुल मिला के इसके लिए 8 अंक निर्धारित होता है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है, और चौथे का क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं? एक पदार्थ के 1 ग्राम को 50 ग्राम जल में घोलने पर इसके हिमांक में 0.4 केल्विन की कमी हो जाती है। यदि जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल हो तो पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसका फार्मूला आप लगा के बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे यहाँ पर इसका ख खंड दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और इसमें टॉपिक है विशिष्ट चालकता, साटकी दोष, संकुलन क्षमता। अब इसमें ग खंड है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है ब्राउनी गति, दूसरा है हेनरी का नियम, और तीसरा है परासरण दाब। और इसमें घ खंड है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, और इसमें भी 3 टॉपिक है, जैसे द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड, भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। अब यह जो चौथा प्रश्न होता है इसमें भी 4 खंड होते हैं, और प्रत्येक खंड के लिए 3-3 अंक निर्धारित होता है, तो कुल मिलाकर इसके लिए 12 अंक होते हैं। अब इसमें 5वां प्रश्न है, और 5वां प्रश्न में भी 4 खंड होता है, जिसमें क खंड है और इसके 2 उपखंड हैं। क खंड में इसमें लिखा गया है बेंजीन वलय पर हैलोजन के निर्देशकारी प्रभाव को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जो बेंजीन का वलय या रिंग होता है उस पर जब हैलोजन लग जाता है तो वह आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यही चीज़ इसमें लिखना है, और इसी को आपको उदाहरण सहित व्याख्या देनी है कि जब बेंजीन वलय पर हैलोजन लग जाएगा कोई तो वह आर्थो और पैरा निर्देशकारी हो जाता है। इसी की व्याख्या आपको करनी है। आगे यहाँ पर है आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जो आभासी एकाणुक अभिक्रिया होती है इसको आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इन दोनों खंडों के लिए 2-2 अंक है, यानी कुल मिलाकर क खंड के लिए 4 अंक हैं। अब इसमें ख खंड है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर जो प्रत्येक अभिक्रिया है उसके लिए 1-1 अंक निर्धारित है, जैसे इसमें कोल्बे अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, सिमट अभिक्रिया। तो इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, और इसका अभिक्रिया का रिएक्शन बहुत जरूरी है और उसको आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें ग खंड है, और ग में भी 2 भाग है। इसमें पहला भाग है संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक रंगीन क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर होता है कि जो इसमें संक्रमण तत्व होते हैं उनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण अगर वहां पर कक्षक खाली रहता है तो उसमें डी संक्रमण होता है, जिसके कारण यह रंगीन होते हैं। Zn2+ आयन रंगहीन
होता है जबकि Cu2+ आयन नीला क्यों होता है? तो यह जो Zn2+ आयन होता है इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और ना ही इसके पास खाली डी कक्षक होता है, जिसके कारण इसमें डी संक्रमण नहीं हो पाता है और यह रंगहीन या सफेद रंग का होता है। जबकि जो Cu2+ आयन होता है इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास खाली डी कक्षक भी रहता है, जिसके कारण इसमें डी संक्रमण होता है और यह रंगीन या नीले रंग का दिखाई देने लगता है। अब इसका दूसरा उपखंड है लैंथेनाइड किसे कहते हैं, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था का उल्लेख कीजिए। तो जो लैंथेनाइड है इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। तो जो 4F श्रेणी के तत्व होते हैं उनको लैंथेनाइड कहा जाता है और इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में उल्लेख करना है। तो जो लैंथेनाइड होते हैं इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, लेकिन कुछ लैंथेनाइड होते हैं जो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें लिखना है। आगे यह जो घ खंड है इसमें दिया गया है 2 उपसंयोजन यौगिक, एक यह यौगिक और एक यह यौगिक, इनके चुंबकीय गुण की व्याख्या बैलेंस बांड थ्योरी के आधार पर करनी है। और इसका दूसरा खंड है IUPAC नाम लिखने के लिए। तो इसमें 2 यौगिक दिए गए हैं, इनका IUPAC नाम लिखना है। तो घ खंड कुल मिला के 4 अंक का है। तो यह जो 5वां प्रश्न होता है इसमें 4 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड के लिए 4 अंक निर्धारित होता है, यानी कुल मिलाकर 16 अंक इसके लिए निर्धारित रहता है। अब यह जो छठा प्रश्न है इसका क खंड है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। कॉपर धातु की ठंडे तथा गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से होने वाली अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो नाइट्रिक अम्ल देखिए बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है और इसके निर्माण की जो विधियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसके निर्माण की जो भी विधि है, जैसे ओस्टवाल विधि हो या बर्कलैंडाइट विधि हो या प्रयोगशाला विधि हो, इसके निर्माण की सभी विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप उसमें से एक विधि इसमें आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर कॉपर धातु की ठंडे और गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से जो क्रिया होती है इसके लिए 2 अलग अलग रिएक्शन होते हैं, उस रासायनिक समीकरण को आपको इसमें लिखना होगा। तो यह जो प्रश्न होता है छठवां, इसके 2 खंड होते हैं क और ख। प्रत्येक खंड जो होता है इसके लिए 5-5 अंक निर्धारित रहते हैं। तो जैसे क खंड के लिए 5 अंक हैं या 5 अंक बटे हैं, जैसे 3 अंक नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन करने के लिए है। एक अंक जो है यह गर्म और ठंडे यानी ठंडे और गर्म नाइट्रिक अम्ल के साथ जो क्रिया होगी उसका जो 2 समीकरण आप लिखेंगे उसके लिए 2 अंक यहाँ पर निर्धारित है। अब यह जो छठे का क भाग होता है इसमें यहाँ पर अथवा भाग दिया रहता है। तो अथवा का मतलब चाहे आपको ये वाला भाग करना है और चाहे यह वाला भाग करना है। तो इसका अथवा वाले भाग में दिया है डीकन विधि से क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी क्लोरीन के निर्माण की जो डीकन विधि है यह भी बहुत महत्वपूर्ण विधि है और इसका सचित्र वर्णन आपको करना है। इसके विरंजक गुण को समझाइए। मतलब जो क्लोरीन होता है इसका विरंजक गुण होता है कि जब किसी रंगीन पदार्थ के संपर्क में आता है तो वह उसको रंगहीन बना देता है। तो इसी गुण की व्याख्या इसमें करनी है। और आगे इसमें लिखा गया है क्लोरीन की निम्नलिखित यौगिकों के जलीय विलयन के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें पहला यौगिक है आयोडीन और दूसरा यौगिक है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी 5 अंक हैं, लेकिन यह बटे हैं। 2 अंक आपको इस विधि का सचित्र वर्णन करने के लिए है, 1 अंक विरंजक गुण के लिए है और 1 अंक इनसे अपक्रिया के लिए है। तो इस प्रकार से जो छठे का क खंड होता है इसके लिए 5 अंक निर्धारित रहते हैं। अब इसका ख खंड है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर 5 खंड दिए गए हैं और प्रत्येक खंड के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। जैसे इसमें दिया गया है पहला खंड गर्म एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कॉपर धातु से क्रिया करता है। यानी गर्म एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब कॉपर धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, इसका रासायनिक समीकरण देना है। एस्टिक अम्ल की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ कराई जाएगी तो क्या होगा, उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। और एस्टोन की क्रिया अमलगमित जिंक तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाएगी तब क्या होगा, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। आगे इसमें चौथा खंड है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल को कॉपर धातु के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। 5वां खंड है एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम से क्रिया करता है तब क्या होता है। तो इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ऊर्जा क्रिया जो होती है उसी के बारे में यहाँ पर इनडायरेक्टली पूछा गया है। तो यह 5 खंड हैं और प्रत्येक 1 अंक है, कुल मिला के 5 अंक हुए। अब यहाँ पर भी अथवा भाग दिया गया है और अथवा भाग में दिया गया है कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। और इसमें लिखा गया है एनिसोल से मेथॉक्सी एस्टोफिनोन, फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड, टालविन से बेंजल्डिहाइड, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल। तो यह 5 खंड हैं और प्रत्येक खंड के लिए 1 अंक निर्धारित है यहाँ पर। तो इसका भी रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगा।
तो इस तरह से जो छठा प्रश्न होता है इसके 2 खंड होते हैं क और ख। प्रत्येक खंड के लिए 5-5 अंक, यानी कुल मिलाकर छठे प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित रहता है। अब यह जो 7वां प्रश्न होता है इसमें भी 2 खंड होते हैं क और ख और प्रत्येक खंड के लिए 5-5 अंक निर्धारित हैं। अब इसमें जो 7वें का क खंड है इसमें लिखा गया है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए, इसकी निम्न यौगिकों के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर 2 यौगिक लिखे गए हैं, जैसे सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैलिक विलयन। तो इनके साथ फॉर्मेल्डिहाइड की जो अभिक्रिया होती है उसका रासायनिक समीकरण इसमें लिखना है। तो यहाँ पर भी 5 अंक हैं, लेकिन यह बटे हैं। 2 अंक फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि के संक्षिप्त वर्णन के लिए है, 1 अंक इसके उपयोग के लिए है और 1-1 अंक इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए हैं। अब इसमें भी अथवा भाग होता है और अथवा भाग में यहाँ पर लिखा गया है एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा एल्कोहल के निर्माण की क्रिया विधि को रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। और आगे है ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे की जाती है। और आगे इसमें लिखा गया है एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर इसकी जल में विलेयता क्यों घट जाती है। तो इतना बड़ा प्रश्न है और इसके लिए 5 अंक है और यह अंक बटे हैं। 2 अंक इस क्रियाविधि के लिए है और 2 अंक ये ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान के लिए है और 1 अंक इस उत्तर का देने के लिए है, जैसे एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर इसकी जल में विलेयता क्यों घट जाती है, इसका उत्तर लिखेंगे तब 1 नंबर मिलेगा। तो इसका एक बहुत आसान सा उत्तर होता है कि जब अणुभार बढ़ता है तो उसमें जो हाइड्रोफोबिक चेन होती है एल्कोहल में उसकी लंबाई बढ़ने लगती है और जिसके कारण एल्कोहल की जल में घुलनशीलता घट जाती है। आगे यहाँ पर इसका ख खंड है प्रोटीन किसे कहते हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन क्यों आवश्यक हैं, प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की संरचना को अस्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। तो यहाँ पर भी 5 अंक हैं, लेकिन यह बटे हैं। 1 अंक प्रोटीन किसे कहते हैं उस पर, 1 अंक हमारे शरीर में प्रोटीन क्यों आवश्यक है। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतकों और कोशिकाओं की मरम्मत करता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है हमारे शरीर के लिए। और 2 अंक है प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक संरचना के बारे में लिखने के लिए और इसमें फिर 1 अंक है प्रोटीन की संरचना को अस्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। तो जो प्रोटीन की संरचना होती है इसको अस्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें कुछ बंध बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन बंध, सल्फाइड बंध, आयनिक बंध और वांडरवाल बंध। तो इसी के बारे में आपको इसमें लिखना है कि कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिनके बीच सल्फर पाया जाता है, जिसमें सल्फर पाया जाएगा उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है और जिसमें कुछ नहीं पाया जाता वहाँ वांडरवाल बंध बनता है। और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है। तो इस तरह से यह जो बंध बनते हैं इससे प्रोटीन की संरचना अस्थायी हो जाती है। तो इसी के बारे में इसमें लिखना है। आगे इसका अथवा भाग दिया गया है और अथवा भाग में है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर 3 टॉपिक है, अपचाई शर्करा, न्यूक्लिक अम्ल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। तो यह जो टिप्पणी है इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं और जो इस प्रकार बटे हैं, अपचाई शर्करा के लिए 1.5 अंक, न्यूक्लिक अम्ल के लिए 1.5 अंक और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर लिखने के लिए 2 अंक। तो इस प्रकार से इस मॉडल पेपर के बारे में आपने जाना। धन्यवाद।